इस वीडियो में एक पुराने सिंबॉलिक डायग्राम विष्णु, शेषा और सागर और एक मॉडर्न फिजिकल डायग्राम आइंस्टाइन का स्पेस टाइम को साथ में देखना चाहता हूँ। मकसद है देखना कि दोनों अपने अपने तरीके से बैकग्राउंड ऑफ रियलिटी को कैसे समझते हैं। सबसे पहला ये एक डिस्क्लेमर है। ये वीडियो ना तो साइंस ने हिंदू धर्म को प्रूव कर दिया के बारे में है, ना पुराण ने हर इक्वेशन पहले से ही लिख दी है के बारे में है। ऐसा कुछ नहीं। बस इतना है कि एक तरफ से सिंबॉलिक पिक्चर, दूसरी तरफ से फिजिक्स की पिक्चर को देखकर उनके रोल और इंट्यूशन में क्या मिलता है, वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। परंपरा में एक छवि मिलती है, विष्णु शेषनाग पर लेटकर, ये जो कॉस्मिक सागर कह सकते हैं, के बीच देखे जाते हैं। अगर इसे लिटरल सीन की जगह एक डायग्राम माने, सागर एक गहरा बैकग्राउंड है, शेषा एक अनंत सपोर्ट है, अनंत भी कहते हैं उस, और विष्णु एक शांत चेतना है जो इस पर टिकी है। मैं इस छवि को इसी तरीके से अभी रीड करूंगा। सबसे पहले सागर, ये पानी का फिजिकल समुंदर नहीं है, है बल्कि फॉर्मलेस बैकग्राउंड का चिन्ह है, जहाँ अभी कोई निश्चित दुनिया जैसे ग्रह, तारे, है, हम लोग, जीव, वगैरह वगैरह नहीं बने। इसको हम एक स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज की तरह सोच सकते हैं, जिसमें से विशेष ब्रह्मांड उभर सकते हैं। अब शेषा, इसको अनंत नाग कहते हैं। शेषा का अर्थ होता है जो सब कुछ मिटने के बाद भी बचता है, अनंत, अर्थात जिसका अंत नहीं। इसीलिए ये अक्षर जो है अनंत समय, इसे साइकिल्स ऑफ क्रिएशन डिसोल्यूशन, और कहरी एक एक बॉन बोल सकते हो जो हर सृष्टि को संभाले, ऐसा दोनों का चिन्ह माना जाता है। थोड़ा ये गहरी चीज है शेषा। अब विष्णु यहाँ शांत है, लेटे हुए है, लेकिन प्रिजर्वर है, उसे रिजर्व। इससे एक मैसेज मिलता है, ये देखो, ब्रह्मांड को संभालने वाली चेतना किसी घबराहट भरी एक्टिविटी जैसे नहीं है, बल्कि एक स्थिर और रेस्टफुल अवेयरनेस है। तो इसको डायग्राम के रूप में अवेयरनेस विष्णु, अनंत समय या स्ट्रक्चर बोलो शेषा पर टिकी है, और ये सब एक मैनिफेस्ट बैकग्राउंड सागर के अंदर है। आप थोड़ा फिजिक्स की तरफ आते हैं। न्यूटन के पिक्चर में स्पेस और टाइम एक फिक्स्ड बैकग्राउंड थे, और उनके अंदर फोर्सेस जैसे ग्रेविटी पर काम करते थे। ग्रेविटी दो मासिस के बीच एक पुल के रूप में सोचा जाता है। ध्यान यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के फोर्सेस पर था, बैकग्राउंड पर कम। अब आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी ने ये बदल दिया। उन्होंने ग्रेविटी को अलग फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में समझाया। हाँ, मतलब ये जो स्पेस टाइम मुड़ता है, और वो मुड़ा हुआ स्पेस टाइम बताता है कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा। यानी सबसे गहरी चीज अब स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है। जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम फोर डायमेंशन एक लगातार फैब्रिक है। हर फिजिकल चीज जैसे मैटर, लाइट, फील्ड इसी फैब्रिक के अंदर चलती है,
और इसके कर्वेचर से प्रभावित हो सक होती है बल्कि। ये खुद कोई पदार्थ नहीं, खुद, हाँ, ये 4 डायमेंशन पर ये रियल है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री से ही तो हम लोग ऑर्बिट्स, लाइट बेंडिंग, टाइम डायलेशन सब दिखते हैं। अब अगर हम सिर्फ रोल देखें, तो देखो, शेषा एक अंडरलाइंग अनंत सपोर्ट, तो विष्णु और सभी सृष्टियों को उठा के रखता है। स्पेस टाइम एक अंडरलाइंग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, जिसमें सारे इवेंट्स और फील्ड चल रहे हैं। दोनों ही फोकस को ऑब्जेक्ट से हटाकर एक डीप बैकग्राउंड फैब्रिक ले जाता है। ये पैरेलल इंटरेस्टिंग है, पर एक महत्वपूर्ण यहाँ फर्क भी है। विष्णु, शेषा और सागर, ये में शेषा कभी अकेला नहीं है, हमेशा उसपे एक चेतना, हम्म, विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम सिर्फ ज्योमेट्री है। थियरी ना चेतना, ना उद्देश्य, ना वैल्यू को इक्वेशन के अंदर लिखती है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है। तो स्ट्रक्चर का पैरेलल स्ट्रांग है, लेकिन सिंबॉलिक पिक्चर स्ट्रक्चर और अवेयरनेस को अलग नहीं करती, जबकि फिजिक्स यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर तक रुक जाती है। एक ये सोच भी है, जैसे स्पेस ना एक एलिमेंट है, तत्व है, और ये जो काला समय या टाइम, ये उससे भी सूक्ष्म है ऐसा लगता है। देखो, हमारी छवि में सागर एक तरह से अनमेनिफेस्ट स्पेस है। शेषा मतलब अनंत काल या स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट मतलब दिखाता है, जो इसके नीचे कॉइल है। मतलब, हाँ, रिलेटिविटी में भी स्पेस टाइम में जुड़ता है, लेकिन देखो, कॉजालिटी मतलब पहले और बाद में, ये डिफाइन करने में टाइम की खास भूमिका है। यहाँ भी एक रेजोनेंस देखने को मिलता है कि टाइम जो है थोड़ा सा स्पेस से सटल लग रहा है। जब जनरल रिलेटिविटी के जरिए स्पेस टाइम समझ में आने लगा, और क्वांटम थियरी में जैसे E इक्वल टू एच पकड़ में आ गया, तो फोटॉन्स, डिस्क्रीट एटम, ये जैसे रिजल्ट पक्के हो गए। तो नेचुरल अगला प्रश्न ये बनता है कि इस कर्व टाइम, मतलब ये जो स्पेस टाइम है, जो कर्व है, इसके बैकग्राउंड के अंदर क्वांटम मैटर और रेडिएशन कैसे पैदा होते हैं, और कैसे व्यवहार करते हैं, क्या इंटरेक्शन है, वगैरह वगैरह। अब आइंस्टाइन ने 1917 में एक पेपर लिखा था, जिसमें ए बी कोई रेडिएशन पर था वो पेपर। इसमें ए बी कोएफिशिएंट यूज करके प्लैंक का लॉ एटम्स और रेडिएशन के स्टैटिस्टिकल बैलेंस से निकाला। ये, हाँ, यहाँ मैटर और लाइट दोनों क्वांटम रूल के साथ एक ही फ्रेमवर्क में आते हैं। इसके बाद अभी फिजिक्स में क्वांटम फील्ड थियरी, अर्ली यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी और यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ी। सवाल यही है कि फील्ड से पार्टिकल्स कैसे इमर्ज होते हैं। अर्ली यूनिवर्स किसी बहुत सटल इनिशियल स्टेट से, जैसे स्टार्स, गैलेक्सी, स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचता है। अब सादी भाषा में एक गहरी बैकग्राउंड से ये खास दुनिया कैसे निकल कर आती है। वापस पौराणिक छवि पर आए, विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल पर ब्रह्मा बैठे हैं, जो एक विशेष सृष्टि के क्रिएटर का चिन्ह है। देखो डायग्राम में, मतलब सागर अनमैनिफेस्ट बैकग्राउंड, शेषा अनंत काल बोलो स्ट्रक्चर, एक विष्णु
शांत चेतना, कमल और ब्रह्मा, ये पर्टिकुलर क्रिएशन, इनके नियम और रूप हैं। यहाँ भी सवाल वही है, गहरी, ये विश्रामित जो लेटे हुए अवस्था से ये खास ब्रह्मांड कैसे उठता है? ये सब बस एक सोचने की दिशा दे रहे हैं। फिजिक्स की तरफ से जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी मिलकर स्पेस टाइम्स फील्ड्स, क्वांटा की कभी कैसे बनता है कि, पर अभी एक पूरी यूनिफाइड थियरी अभी बाकी है। तो सिंबॉलिक परंपरा में विष्णु, शेषा, सागर, ब्रह्मा जैसे चिन्ह देकर बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, चेतना, क्रिएशन के बीच के संबंध को महसूस करवाने की कोशिश करती है। दोनों अपनी अपनी जगह है, काम करते हैं। एक हमें क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर देता है, दूसरा क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन देता है अपने को। तो मुझे लगता है इन्हें दो अलग लेंसेज की तरह देखना ऑनेस्ट है। जो ये सिंबॉलिक भाषा जो है, मतलब अर्थ अवेयरनेस साइकिल के बारे में बात करती है। ओशन, सरपेंट, ये जो रेस्टिंग गॉड, लोटस जैसे चिन्ह यूज करती है। फिजिकल और मैथमेटिकल भाषा स्ट्रक्चर, मेजरमेंट, प्रिडिक्शन पर फोकस करती है। मैट्रिक्स, फील्ड्स, प्रोबेबिलिटी ना, ऐसे इक्वेशंस यूज करती है। दोनों अलग अलग तरीके से एक ही गहरे प्रश्न को सोचते हैं। ये जो नीचे का फैब्रिक कैसा है और उसमें से ये विशेष दुनिया कैसे बनती है। इस कंपैरिजन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि विष्णु शेषा सागर को सिर्फ एक ना बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि एक एक गहरा डायग्राम जैसे देखना, जिसमें बैकग्राउंड, टाइम, स्ट्रक्चर, चेतना, क्रिएशन सब एनकोडेड है। और आइंस्टाइन के स्पेस टाइम को सिर्फ सूखी इक्वेशन नहीं है जिसमें बाउंड्री कंडीशन लगा हुई है ना, कि एक गहरी कोशिश की तरह देखना जो इवेंट्स के नीचे वाले फैब्रिक को डिस्क्राइब करती है। शायद हम अपनी सोच में एक तरफ आउटर क्लियरिटी, मतलब नियम, स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ इनर ओपननेस, चेतना, अर्थ, दोनों को साथ रख सकते हैं शायद। थैंक यू।